शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है। पटना में दो संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी को लेकर पटना के एसएसपी ने कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे लेकर विवाद हो गया है। एसएसपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन संदिग्ध आतंकियों, जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का है, उसकी तुलना आरएसएस से की। वही आरएसएस जिसका रिश्ता देश में राज कर रही बीजेपी से है। एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान ने बिहार में सत्ता की साझीदार बीजेपी को नाराज कर दिया है और बीजेपी ने अब एसएसपी को हटाने की मांग कर दी है। तो अनुसंधान बिल्कुल प्रारंभिक स्टेजेस पर है। जो पता चला है कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, मस्जिद में और मदरसा में यूथ्स को मोबिलाइज करते थे और कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है, आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ्स को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपेगेंडा है, उनके माध्यम से यूथ्स को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है जो देश प्रेम सिखाती है, देश पर मर मिटने की जज्बा पैदा करती है लोगों में। एक राष्ट्रवादी संगठन की तुलना उन्होंने आतंकवादी संगठन से की है, जो सर तन से जुदा करने की बात करता है, जो गजवा हिंद की बात करता है, जो जिहाद की बात करता है, जो उसके मन मस्तिष्क को नहीं मानता है, उसको जीने का अधिकार नहीं है। इसलिए ऐसे पदाधिकारी को पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों के बयान पर बिहार सरकार में फूट पड़ गई है। बीजेपी एसएसपी पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार की दूसरी सहयोगी मांझी की पार्टी ने एसएसपी के बयान का समर्थन किया है। हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम राष्ट्र की बात करना गलत है तो हिंदू राष्ट्र की बात भी तो गलत है। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। जरा समझते हैं प्रकाश कुमार से किस तरीके से एसएसपी का बयान और उस पर सियासत अब हाई वोल्टेज हो रही है बिहार में। प्रकाश। बिल्कुल, ये तो साफ दिख रहा है कि एसएसपी के बयान के बाद बीजेपी काफी ज्यादा नाराज है और सीधे सीधे बर्खास्तगी की मांग कर दी है। तो वहीं सरकार गठबंधन में है और गठबंधन में हम पार्टी है, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके नेता और प्रवक्ता दानिश रिजवान ने साफ कहा है कि एसएसपी ने कुछ गलत नहीं कहा है। अगर आरएसएस राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो ऐसे में पीएफआई कैसे गलत हो सकती है। तो ये जो वक्तव्य है, ये साफ दिख रहा है, ये तकरार है। एक तरफ सरकार में सहयोगी दलों के बीच में, तो दूसरी तरफ बीजेपी हमलावर है। तो ऐसे में यह मामला यही नहीं रुक रहा है, बल्कि आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि आरएसएस के बारे में बीजेपी के नेता खुद कहते हैं कि पहले वो आरएसएस के हैं, सहयोगी हैं, उसके बाद ही वो बीजेपी में है और आरएसएस को अपनी माता मानते हैं। कई जगह पर अपने जो संगठन है उसको रूट बताते हैं। प्रकाश, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पीएम मोदी आतंकियों के निशाने पर थे। 12 जुलाई यानी मंगलवार को पीएम मोदी झारखंड के बाद बिहार दौरे पर गए थे, जहां बिहार विधानसभा में शताब्दी समारोह के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब ये जानकारी सामने आई है कि मोदी के दुश्मनों की नजर उनके इसी दौरे पर थी। प्रधानमंत्री का दौरा था, इसलिए खुफिया एजेंसी चौकन्नी थी और इनपुट इंटरसेप्ट करने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने पीएफआई के 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया और इनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उनमें देश विरोधी बातों से लेकर हिंदूवादी नेताओं की जानकारियां जुटाने की बात लिखी है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि क्या इन लोगों की साजिश 12 जुलाई को पटना गए पीएम मोदी के कार्यक्रम में गड़बड़ी फैलाने की थी, क्योंकि मोदी इससे पहले 2013 में जब बिहार गए थे, तब भी आतंकियों के निशाने पर थे। गांधी मैदान की रैली में तब धमाके हुए थे। इस पूरे मामले में पुलिस की एफआईआर से खुलासा हुआ है कि ट्रेनिंग देने के काम में 26 लोग शामिल थे। पटना में पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा है। पकड़े गए दोनों संदिग्धों के नाम मोहम्मद जलालुद्दीन और अतर परवेज बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर है, जबकि परवेज सिमी का पूर्व सदस्य बताया जा रहा है। पुलिस को दोनों संदिग्ध आतंकियों के तार पीएफआई से जुड़े होने का शक है।
पुलिस की एफआईआर में खुलासा हुआ है कि पिछले 15 दिनों में इन लोगों को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। 2 महीने से संदिग्ध आतंकियों के घर मीटिंग हो रही थी। पीएफआई के कहने पर सिमी के पूर्व सदस्यों को जोड़कर गुप्त संगठन तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। छापेमारी में पुलिस ने इन संदिग्ध आतंकियों के पास से पीएफआई और एसडीपीआई का झंडा और पर्चे बरामद किए हैं। इस पर पीएफआई ने बयान जारी कर कहा है कि दोनों संदिग्ध पीएफआई के सदस्य नहीं। खुलासे के मुताबिक संदिग्धों के पास से बरामद दस्तावेज में बहुसंख्यक आबादी को टारगेट करने और 2047 तक इस्लामिक देश बनाने का जिक्र भी है। इसके लिए उन्हें विदेशों से भी फंडिंग की उम्मीद है। तो देखिए, देश में मोहन भागवत के बयान से जनसंख्या कानून पर सियासी जंग तेज हो गई है। मनुष्य के पास अगर बुद्धि नहीं होती तो मैन इज द वीकेस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ। लेकिन एक कॉग्निटिव इंपल्स आया कभी उसके जीवन में, उसने उसका जीवन बदल गया, सर्वश्रेष्ठ बनाया। लेकिन केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। संघ प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान से देश में सियासी घमासान शुरू हो गया। ओवैसी ने भागवत पर पलटवार करते हुए कहा कि भागवत चाहते हैं कि भारत का एक डिवीजन हो, एक कल्चर हो। ये भारत में कभी नहीं होगा। वो इस तरह की बातें अगर करते रहेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ जाकर 295A का केस बुक करा देगा। ये जो सरकार के लिए आपने बड़ी मेहनत की सत्ता में लाने के लिए, उसका हेल्थ मिनिस्टर राज्यसभा में खड़े होकर एक प्राइवेट मेंबर्स बिल के जवाब में जो बीजेपी के और एक आरएसएस के एक्स आइडियोलॉग ने बिल लेकर आया था, उसके जवाब में कहा कि भारत में इस तरह के कानून की जरूरत नहीं है। आप पॉपुलेशन से इम्बैलेंस कहां देख रहे हैं? अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि रुपए की कीमत में ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 के पार, पहली बार रुपए की कीमत 80 के पार पहुंची है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से अच्छी खबर नहीं कही जा सकती है। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 80 के पार पहुंच गई है और ऐसा पहली बार हुआ है। यानी यह ऐतिहासिक गिरावट है। रुपए की कीमत में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। अभी की बड़ी खबर, पहली बार रुपए की कीमत 80 के पार पहुंच गई है। 80.02 अभी इस वक्त जो उसकी कीमत बताई जा रही है, पहली बार रुपए की कीमत 80 के पार पहुंची है। और आइए बात करते हैं मौसम की। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश ने 6 जिलों का बुरा हाल कर दिया है। पानी के तेज बहाव के बीच ये शख्स अपनी जिंदगी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पानी के आगे युवक की कोशिश बेकार हो जाती है और ये युवक बहने लगता है। तस्वीरें पुणे के जन्नार की है। यहाँ उफनती नदी को पार करने के दौरान एक शख्स पानी में बहने लगा। स्थानीय लोगों की मदद से प्रशासन ने युवक को बचा लिया। महाराष्ट्र के 6 जिले पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा और कोल्हापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कहीं सड़क पर जलजमाव है तो कहीं नदियों का पानी बाढ़ की शक्ल ले रहा है। और मुसीबत की इस घड़ी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत अन्य कई टीमें लोगों की जान बचा रही है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भंडारा की हैं, जहां बाढ़ में फंसे 15 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बात पुणे की, जहां पर बाढ़ के बीच बचाव दल देवदूत बनकर पहुंच रहे हैं। लाल रंग की टी-शर्ट में युवक नदी की तेज धार के बीच खंबे को पकड़कर खड़ा है। दूसरी तरफ दमकल विभाग के सदस्य रस्सी की मदद से युवक के रेस्क्यू की तैयारी कर रहे हैं। तस्वीरें पुणे के शिवाने इलाके की हैं, जहां मुलामुथा नदी के तेज बहाव में 2 लोग फंसे थे। इस युवक का साथी तो बाढ़ में बह गया, लेकिन ये खंबे को पकड़कर बाढ़ के बीच डटा रहा, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने रस्सी की मदद से इस युवक की जान बचाई। देखिए, बाढ़ बारिश की वजह से गुजरात में बिजली संकट पैदा हो गया। पानी की ताकत को नजरअंदाज करता ये ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तस्वीरें गुजरात के भरूच की हैं। ट्रक पर कुछ लोग बैठे हुए हैं और 3 लोग पीछे की तरफ लटके हुए हैं। थोड़ी दूरी तय करने पर ही आधा ट्रक पानी में समा जाता है। बावजूद इसके ट्रक आगे बढ़ता रहता है, लेकिन महज कुछ सेकंड बाद ही पूरा ट्रक पानी में समा जाता है। हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं और एक की मौके पर ही मौत हो गई।
गुजरात के पोरबंदर में पानी की लहरें डरा रही हैं। घरों के बाहर पानी कैसे डरा रहा है, इन तस्वीरों को देखिए। बाइक पानी में जलमग्न नजर आ रही है और गलियों में पानी उफान बनकर दौड़ रहा है। बाढ़ बारिश की मार से गुजरात का नवसारी जिला भी बेहाल है। तस्वीरें चिखली तालुका इलाके की हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। चिखली तालुका के किनारे से ही कावेरी नदी बहती है। लगातार बारिश से कावेरी खतरनाक स्तर से ऊपर बह रही है और नदी की तबाही के निशान आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो चलिए बात मध्य प्रदेश की, जहां बाढ़ बारिश के कहर के बीच लोग लापरवाही करते दिख रहे हैं। उफनती लहरों में लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में युवक उफनती लहरों को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये लापरवाही उसे महंगी पड़ गई। पैर फिसलने से युवक लहरों में बह गया। खंडवा में भी बाइक सवार ने बाढ़ में अपनी जान जोखिम में डाली। नतीजा ये है कि बाइक सवार पानी में बह गया। हालांकि बाइक पर पीछे बैठे शख्स की लोगों ने जान बचा ली। स्मार्ट सिटी इंदौर में भी भारी बारिश से हाल बेहाल हो गया है। सड़कों पर जल जमाव के बीच गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। हालांकि लोगों ने समय रहते इस कार से लोगों का रेस्क्यू कर जान बचा ली। अब आपको केरल का हाल दिखाते हैं। केरल में आंधी ने भयंकर तबाही मचाई है। तेज आंधी के तांडव की ये तस्वीरें केरल के कोतमंगलम की है, जहां आंधी ने सालों पुराने पेड़ और मजबूत खंभों को पल भर में खिलौने की तरह उखाड़ दिया। कोतमंगलम में आंधी ने भारी तबाही मचाई। कहीं घर की छत टूटी तो कहीं छत टूटने से घर के अंदर रखा सामान हवा में उड़ने लगा। 10 मिनट की इस आंधी में करीब 40 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। मौसम विभाग के मुताबिक इस आंधी की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। गनीमत ये रही कि इस आंधी में किसी की जान नहीं गई। आंधी के दौरान गिरे पेड़ और बिजली के खंभे के चपेट में आने से ये युवक बच गया। केरल से तेलंगाना का रुख करते हैं, जहां जान बचाने वालों की जान ही संकट में पड़ गई। बाढ़ के बीच गर्भवती महिला के रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीरें तेलंगाना के आसिफाबाद की हैं, जहां एनम गांव में बचाव दल के लोगों ने कल 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। इस महिला ने बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन इस रेस्क्यू के बाद बचाव दल के लोग ही बाढ़ की चपेट में आ गए। बाढ़ में बहने से इस बचाव दल में शामिल सतीश और नंबाला रामुलू की मौत हो गई है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद तेलंगाना में पेद्दावागु नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी बाढ़ बनकर लोगों पर कहर ढा रहा है। पंचनामा में अब बात श्रीलंका की, जहां विरोध प्रदर्शन के बीच सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। सड़कों पर दंदनाते सेना के टैंक, ऊपर हथियार लिए मुस्तैद जवान। तस्वीरें श्रीलंका की राजधानी कोलंबो की है। कल पीएम रानिल विक्रमसिंघे की तरफ से इमरजेंसी के ऐलान के बाद सेना को हालात काबू में करने के लिए खुली छूट दी गई है। श्रीलंका की सेना ने संसद भवन के बाहर बैरिकेडिंग करके टैंक तैनात कर दिए हैं। सेना की सख्ती के बाद प्रदर्शनकारी सरकारी इमारतों को खाली करने लगे हैं। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन को खाली कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने पीएम दफ्तर को भी खाली करने का भरोसा तो दिया है, लेकिन पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। आप सभी जानते हैं 18 जुलाई को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव है। उसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया गया है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जो कि हेमंत सोरेन की पार्टी है, उनकी तरफ से अब द्रौपदी मुर्मू का समर्थन का ऐलान कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अब एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में है जेएमएम। चलिए श्रीलंका की खबर अगर आपको बताएं तो राष्ट्रपति गोटाबाया की अब सऊदी अरब भागने की खबरें हैं। श्रीलंका को मुश्किलों के इस समंदर में डालने के लिए जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो है राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। खबर है कि गोटाबाया राजपक्षे मालदीव से सिंगापुर के रास्ते सऊदी अरब भाग गए हैं। मालदीव सरकार के सूत्रों के मुताबिक राजपक्षे सऊदी अरब के जेद्दाह शहर जा रहे हैं।
श्रीलंका में हालात तो पहले से ही खराब थे, लेकिन गोटाबाया के मालदीव भागने की खबर के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। श्रीलंका के आर्थिक संकट के लिए जनता राजपक्षे परिवार को जिम्मेदार मानती है। राजपक्षे परिवार पर 42,000 करोड़ रुपए विदेश भेजने का आरोप है। खबर अब ब्रिटेन से। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हो सकते हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटिश पीएम की रेस में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। पहले चरण की वोटिंग में ऋषि सुनक 88 वोटों के साथ सबसे आगे रहे। आज दूसरे और 18 जुलाई को तीसरे राउंड की वोटिंग होगी। इसके बाद 21 जुलाई को 2 उम्मीदवार बचेंगे, जिनमें पार्टी के लोग नया पीएम चुनेंगे, जिसका ऐलान 5 सितंबर को होगा। कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े 42 साल के सुनक बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं। ऋषि सुनक इन्फोसिस के सह संस्थापक और बड़े कारोबारी नारायण मूर्ति के दामाद हैं। हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को लेकर जम्मू कश्मीर में विवाद जारी है। घर घर तिरंगा कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में सियासी रंग लेने लगा है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने इसे विधानसभा चुनाव से जोड़ दिया। जम्मू कश्मीर की जनता ये चीज भलीभांति समझती है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसलिए महबूबा मुफ्ती जैसे नेता जहर घोलकर राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं। दरअसल कल पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा योजना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। सब लोग इज्जत करते हैं झंडे की, मगर एक घर में घुस के झंडा लगाने से ये क्या तमाशा है? ये तो खुद उस झंडे की इज्जत नहीं करते हैं। खुद कहते हैं हमें भगवा झंडा चाहिए, हमें तिरंगा नहीं चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर इस साल केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को हर घर पर तिरंगा लहराने का अभियान शुरू किया है। आप सभी को बता दें कि देश में आज से सावन की शुरुआत हो गई है। सावन के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में महादेव मंदिर का उद्घाटन किया और पूरे विधि विधान के साथ महादेव की पूजा की। सावन के पहले दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। हजारों की तादाद में सैकड़ों श्रद्धालु कांवड़ लेकर निकले। तो वहीं दूसरी तरफ देश में सभी शिवालयों में पूजा अर्चना की गई है। उज्जैन से लेकर वाराणसी और बाबा बैद्यनाथ के दरबार में आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कोरोना के कारण 2 साल बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसे लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। 26 जुलाई को महाशिवरात्रि पर कांवड़िए शिवालयों में जलाभिषेक करेंगे। तो पंचनामा में हम सभी के साथ फिलहाल इतना ही। आगे रुमाना इसार खान के साथ जरूर देखिए मोदी के खिलाफ साजिश के सूत्रधार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।